चैप्टर नंबर 12, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। कंपनी मारज वजूद में किस तरह से आती है, उसका सारा प्रोसेस, जिसमें से आखिरी स्टेप हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और शुरू वाले स्टेप अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब तरतीब अपने तरीके से इन्होंने चलाई है, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमारा कौन सा नुकसान हो गया, हमने तो करीब करीब ही पढ़ा है। कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, स्टेप्स आपको पता है। नाम चूज करना है, मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल्स बनाना है, रजिस्ट्रार को जमा करा देना है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आखिरी दो हम लोगों ने पढ़ लिए हुए। पहले तीन में सबसे पहले क्या है, नेम। जब आपने नेम चूज करना है तो आपने ध्यान ये करना है कि आपको गलत नाम ना चूज कर लें, कोई ऐसा नाम ना हो जो मना हो। अब मना होने के पीछे ये ममनू मैंने दोनों तरह से लिखा है, अगर आपको एन से समझ आता है या हे से समझ आता है जैसे भी, तो मैंने उर्दू के दोनों वर्जन्स डाल दिए, आपको जो पसंद आए। कुछ नाम सिरे से ममनू है और कुछ नाम ऐसे हैं जो रख सकते हैं अगर इजाजत मिल जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सारे नाम मना है, ऐसा नहीं है। दो कैटेगरीज हैं। नीचे वाली जो कैटेगरी है, नेम विच रिक्वायर प्रायर अप्रूव ऑफ एससीसीपी, ये वो नाम है जो है मना लेकिन इजाजत मिल जाए तो रख सकते हैं। और ऊपर वाले नाम वो हैं जो सिरे से ही मना है। अब कौन से नाम सिरे से मना है? ऐसे नाम, ऐसे वर्ड जो उन्होंने खासतौर पे कहा है खबरदार आपने ये वर्ड नहीं यूज करने। मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, बैंक का वर्ड उन्होंने कहा है कि जो कंपनी बैंक का बिजनेस नहीं कर रही वो बैंक का वर्ड यूज करेगी तो वो गलत हो जाएगा। आप बैंक का नाम नहीं यूज कर सकते, सेम नाम नहीं रख सकते, आप मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते। सेम नाम तो है, हूबहू वही नाम। नियरली रिजेंबलिंग का मतलब क्या है? एक कंपनी का नाम है स्टार्स फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, आपने कहा द स्टार फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं नॉर्मली कहता हूं दा नहीं लगाना। अब पता नहीं आप दा समझे या नहीं समझे, तो दा या दा नहीं लगाना। पता नहीं दा ऐसे ही लिखते हैं या नहीं, पंजाबी का वर्ड है शायद, उर्दू में तो दाओ होता है, तो दा में कोई हमजा वगैरह तो नहीं आता। चलें, तो दा नहीं लगाना, मतलब आपने मिलते जुलते नाम को यूज नहीं करना। तो इस तरह से अल का वर्ड लगा के, दा का वर्ड लगा के, या स्पेलिंग करीब करीब करके, वो भी मना है। इनअप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब नहीं होना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप एक गैर मुनासिब नाम अगर रखेंगे तो रियासत मदीना जो है उसके अंदर मुनासिब नहीं है। अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो जो अजीब सा लगे। डिसेप्टिव भी नहीं होना चाहिए, धोखा देता हुआ, यानी कि अजीबो गरीब नाम नहीं होने चाहिए, धोखा देने वाले नाम ना हो। किसी मजहबी ग्रुप के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता हुआ नाम भी नहीं होना चाहिए। और ये तो अभी आसान इंग्लिश है, वरना इसका वर्ड है रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज को ऑफेंड करता हुआ नाम। तो किसी भी तबका हाई फिक्र के मजहबी जज्बात पे अटैक करता हुआ नाम नहीं होना चाहिए, चाहे वो विद इन मुस्लिम हो चाहे आउटसाइड मुस्लिम। एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन पे अटैक नहीं करना, किसी फिरके पे अटैक नहीं करना। नाम ऐसा ना हो जो किसी भी तबके को तकलीफ पहुंचाए। एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड। जब कुछ नहीं समझ आता तो वो ये लिख देते हैं। अच्छा, कौन से नाम रख सकते हैं लेकिन इजाजत मिल जाए? जिसमें पैट्रनेज आ जाए। पैट्रनेज होता है एफिलिएशन, कनेक्शन, किसी भी किस्म का ताल्लुक, वाबस्तगी, आपकी अटैचमेंट। तो अगर आपके नाम में कोई पैट्रनेज है, किसी किस्म की कोई कनेक्शन है, कोई गवर्नमेंट के साथ आपका कोई कनेक्शन नजर आ रहा है, किसी हेड ऑफ स्टेट से कनेक्शन नजर आ रहा है, गवर्नमेंट के किसी इदारे से कनेक्शन नजर आ रहा है, अब आपने अगर कुछ खतरनाक वर्ड इस्तेमाल कर दिए और जनाब एक काले शीशों में गाड़ी आए और आपको उठा के ले जाएं, वो कहें ये तो आपने मतलब क्या किया है, आपका तो आपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर दिए, आपने हमारे इदारे के साथ ताल्लुक जोड़ लिया। तो हसास इदारों के साथ अपना कनेक्शन नहीं जोड़ना। हसास इदारे आपको पता है, गवर्नमेंट वगैरह, तो गवर्नमेंट से किसी किस्म का कनेक्शन, किसी हेड ऑफ स्टेट से किसी किस्म का कनेक्शन अगर इस तरह का है तो फिर आपको ये नाम रखने से पहले पूछना पड़ेगा। आप जिनसे पूछेंगे वो उनसे पूछेंगे, अगर उनको इजाज़त मिल गई तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। जैसे ये बहरिया के ऊपर बड़े अरसे ये मसला चलता रहा है कि बहरिया का एफिलिएशन नेवी से अटैचमेंट लगती है, तो उस टाइम पे मलिक रियाज ने नेवी वाले जो लोग थे उनको खुश कर दिया, मतलब उनके साथ जाके वो लतीफ़ा सुना दिया, वो खुश हो गए होंगे, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। उसके बाद जो लोग आए वो उनको लतीफ़े नहीं सुना सका, तो वो केस चल पड़ा कि जी इसकी एफिलिएशन एक हसास इदारे के साथ है। तो मतलब क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी? लतीफ़े सुनाते रहना चाहिए, ठीक है, खुश रखना चाहिए ना, मतलब आप सारे स्टेक होल्डर्स को हैप्पी रखें। तो ऐसा होता है कि आपको इजाज़त लेने के लिए फिर एससीसीपी को सेटिस्फाई करना पड़ता है और एससीसीपी को उस इदारे को सेटिस्फाई करना पड़ता है जिसका नाम आप कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर मिल जाए इजाज़त तो ओके है, नहीं मिले तो नॉट ओके। नाम आपने सोचा, नाम कौन सा स्टेप है? आखिरी स्टेप है, पहला स्टेप है? पहला स्टेप है, कंपनी रजिस्टर नहीं हुई। अब आपने नाम सोचा,
चार दोस्त मिल के बैठे हुए, उन्होंने कहा ये नाम, जैसे ही नाम आया फ़ौरन से जनाब चारों ने लुडियाँ डाली और कहा लो जी बेहतरीन नाम है, खुशी से छलांगे मारी और मीठे मीठे सपने देखते हुए सो गए कि इतना अच्छा नाम हमने सोचा। फिर अगले 10-12 दिन तक मेमोरेंडम पे काम किया, फिर आर्टिकल्स वगैरह पे काम किया। जब पहुंचे रजिस्ट्रार के पास तो उसने कहा भाई 15 दिन पहले ये नाम कोई ले गया। तो ऐसे में लॉ ने ये ऑप्शन दिया है कि एट द टाइम ऑफ डिसीजन ऑफ योर नेम अगर आप उसको रिजर्व करवाना चाहें तो आप 60 दिन तक के लिए उसको रिजर्व करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं ये नाम हमारे लिए रिजर्व करके रख दें, उस 60 दिनों के दौरान आप कंपनी को रजिस्टर कराएं और जब वो रजिस्टर हो तो उस नाम से रजिस्टर हो जो आपके पसंदीदा नाम था। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दें, नहीं जी हम आपके लिए नाम वो नहीं कर सकते रिजर्व, तो आप SCCP को अपील कर सकते हैं और SCCP जो कहेगा जैसे कहेगा वो फाइनल होगा। तो आप कंपनी रजिस्टर करने से पहले पहले उसका नाम रिजर्व करवा सकते हैं, आपके पास 60 दिन तक की रिजर्वेशन का टाइम है। नेम जब रखा जाता है और जब कंपनी बन जाती है तो इस नेम की पब्लिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कंपनी की तमाम बिल्डिंग्स पे, कंपनी के तमाम लेटर हेड्स पे वाज़े तौर पे या उर्दू ज़बान या इंग्लिश ज़बान में आपका नाम नज़र आना चाहिए। वाज़े से मुराद है कि क्लियरली हो, प्रॉपर लेजिबल लेटर्स में हो और दूर से पढ़ा जा सके। तो कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन तमाम ऑफिसेज में होनी चाहिए। तमाम लोकेशंस के बाहर आपने यूज़ करना है, तमाम लेटर हेड्स और इन सारी चीज़ों पे करना है। और अगर आप अपना नाम सही से इस्तेमाल ना करें या आपकी सील पे आपका नाम ना लिखा हो, कंपनी की सील होती है जो कंपनी की एक सख्त मुहर होती है, एक तो है ना रबड़ वाली मुहर, एक वो है जिसपे कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है। तो एक सील होनी चाहिए जिसपे कंपनी का नाम एनग्रेव्ड हुआ हो उर्दू या इंग्लिश ज़बान में। और अगर कंपनी सील यूज़ नहीं कर रही या एक गलत सील इस्तेमाल कर रही है जिसपे नाम नहीं लिखा हुआ या कोई भी नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसको लेवल 1 की पेनल्टी पड़ सकती है। और लेवल 1 कैसे कहते हैं नहीं बताया। तो अगर आपसे कोई पूछे किसकी क्या पेनल्टी, आप कहेंगे बड़े बड़े ज़बरदस्त लेवल की पेनल्टी है। कहेगा किस लेवल की, आप कहेंगे 1 लेवल की। ये चंद हज़ार की पेनल्टी होती है, लेवल 2 चंद लाख की पेनल्टी होती है और लेवल 3 चंद करोड़ की पेनल्टी होती है। सेक्शन 479 और उसके आसपास आगे जाके इसको एक्सप्लेन किया लॉ ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में वो सेक्शन नहीं है। तो लेवल 1 का क्या मतलब है, लेवल 1। लेवल 2 का क्या मतलब है, लेवल हो गया। नेम की रेक्टिफिकेशन, नेम की तस्हीह, नाम ठीक करवाना हो। एक कंपनी एक नाम के साथ रजिस्टर हुई हुई है, अब वो कहती है कि जी हमने अपना नाम जो है वो चेंज करना है। दो तरीके हैं नाम के, एक ये है कि आप अपनी खुशी से नाम चेंज करें और एक ये है कि आपको पता लगा हो नाम में तो गड़बड़ है, नाम में तो गलती है, नाम को चेंज किया जाए। गड़बड़ मुझे पता लग जाए तो मैं वॉलंटरी भी जा सकता हूं और अगर रजिस्ट्रार बताए तो मुझे लाजमी नाम चेंज करना पड़ेगा। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक मे लिखा हुआ और एक शेल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। हम कहते हैं इफ रॉन्ग नेम सिलेक्टेड बाय कंपनी इनएडवर्टेंटली, इसका क्या मतलब होता है, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो अगर ना चाहते हुए, ना दानस्तगी, ओए हो, ठीक है, ये मैं लिखता तो मतलब आप मेरी उर्दू से बहुत ही जो है ना आवाज़ार हो जाते। अगर ना दानस्तगी में आप ऐसा कोई नाम रख बैठे हैं जो रॉन्ग है तो इट यानी कि कंपनी में चेंज नेम विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, ये है खुद से। आप खुद से उन्हें जाके कह सकते हैं किबला हमसे गलती हो गई, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारी आंखें खुल गई हैं, हम अपना नाम बदलना चाहते हैं। वो आपसे कहेंगे अच्छा चलो यार नाम बदल दो, इजाज़त है हमारी तरफ से। दूसरा, अगर रजिस्ट्रार हुक्म दे कि मैंने देखा तुम्हारा नाम गलत है तो फिर आपको 30 दिन में नाम चेंज करना होगा। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, मुझे खुद पता लग जाए तो मैं रजिस्ट्रार को जाके इन्फॉर्म कर सकता हूँ नाम चेंज कर लूँ, और रजिस्ट्रार मुझे बताए तो मेरे पे वाजिब है कि मैं नाम चेंज करूँ। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी सफाई में कुछ कहने की कि आपके नाम में आपको क्यों लग रहा है कि वो ठीक है और उनको क्यों लग रहा है वो गलत है, और फिर आप नाम चेंज करेंगे। फ़र्ज़ करें रजिस्ट्रार ने आपको कहा आपका नाम गलत है, आपसे मीटिंग हुई और रजिस्ट्रार ने साबित कर दिया कि आपका नाम गलत है और आपने कहा ठीक है जी मैं नाम नहीं चेंज कर ला, जो करना है कर लो। तो लॉ ने ये इजाज़त दी है उनको कि वो खुद ही से डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम चेंज करके और आपको किसी और नाम से अपने पास नोट कर लें। तो ऑटोमेटिकली वो अपनी तरफ से आपको एक नया तोहफा भी दे सकते हैं और वो एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे जिस पे आपका वो नाम होगा जो उन्होंने अपनी पसंद से चूज़ किया है। तो उन्होंने कहा हमारे खिलाफ नहीं जाना, नहीं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है कि कंपनी ने जब रजिस्टर हुई तो उस टाइम पे वो नाम सही था, अब अचानक से गलत कैसे हो गया। तो मैंने कहा ये ऐसे ही है जैसे 4-5 साल पहले एक कंपनी ने नाम रखा हो RF अलवी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब 3-4 साल पहले इस नाम में कोई मसला नहीं था। 3-4 साल पहले RF अलवी भाई को कोई नहीं जानता था। आज थोड़ी सी अवेयरनेस आई है आवाम में, कुछ थोड़े से लोग जानते हैं, लेकिन
जो मर्जी कह लें, हैं तो हेड ऑफ स्टेट। अब चाहे इन्हें कोई जानता है या नहीं जानता, हैं तो हेड ऑफ स्टेट। अब हेड ऑफ स्टेट हो तो वो चाहे लीगली बेचारा जितना मर्जी कमजोर हो, लेकिन इस कानून के तहत तो हम फंस गए कि हमारा नाम ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मौजूदा किसी तगड़ी पोजीशन में बैठे हुए बंदे का नाम है, तो ऐसा लगेगा कि शायद सदर साहब का अपना बिजनेस है, तो ये मुनासिब तो नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एट द स्टार्ट आपका नाम सही हो, लेकिन आगे किसी वजह से गलत हो जाए। ये एक छोटी सी उसकी एग्जांपल दी है, सियासी एग्जांपल, ताकि आप लोगों को बात भी समझ आ जाए। अगर नाम खुद से चेंज करना है, अब गलती की बात नहीं हो रही, पीछे मैंने बोला है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब तसहीह, ठीक करवाना, और चेंज का मतलब है तब्दील करवाना। तो अगर आप अपना नाम खुद से तब्दील करना चाहते हैं तो यस, आपके पास ऑप्शन है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और रजिस्ट्रार से इजाजत ले लो। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन एक बड़ी खास किस्म की रेजोल्यूशन है। एक रेजोल्यूशन जिसमें सारे मेंबर्स को पहले नोटिस दे के बुलाया जाए, कम से कम 21 दिन पहले मेंबर्स को खत भेजें कि आओ एक बड़ी अहम बात हमने करनी है। फिर जितने लोग मीटिंग में आए हुए हों, किसी भी तरीके से, खुद आए हों, खत के थ्रू आए हुए हों, अपना प्रॉक्सी भेजा हो, या टेली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, उन सारे लोगों को 100% मानेंगे। उनमें से अगर 75% लोग ओके कर गए तो ये वाली चीज पास हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी है, ये 100% का 75% नहीं है, अटेंडीज का 75% है। और अटेंडीज में कई रूट है, फिजिकल, टेली वीडियो कॉन्फ्रेंस, खत के थ्रू भी होता है, कई दफ़ा लोग अपना खत में भी वोट दे देते हैं, उसको हम पोस्टल बैलेट कहते हैं। और इसी तरह से वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू भी आ सकते हैं, जैसे इस टाइम पे आईकेप के डिफरेंट सेंटर्स में जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी प्रेजेंट काउंट होंगे। तो ये सारे लोग, हम ये कह रहे हैं, इफ ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग सो एग्री अ रेजोल्यूशन मे बी प्रपोज एंड पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अब लोग कैसे आ रहे हैं? इन पर्सन और थ्रू पोस्टल बैलेट, बाय प्रॉक्सी एट जनरल मीटिंग। तो अब वो किसी भी रूट से आए हुए हैं, पर्सन, पोस्टल बैलेट, ये वो सब मीटिंग में शामिल हैं। 21 दिन का कम से कम नोटिस दियो, और इन हाजरीन में से कम 75% लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये ऐसे है, और नोटिस में बड़े वाज़े और वाजगाफ अल्फाज में लिखा हो कि ये रेजोल्यूशन खास रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर ये सारी बातें हैं। 3 शर्तें जो हमें पता लगी, 3/4 मेजोरिटी, 21 दिन का नोटिस, और इंटेंशन। पर्सनल आए हों, प्रॉक्सी के थ्रू आए हों, या पोस्टल बैलेट के थ्रू आए हों, जितने आए हैं उनमें से 75% कह देंगे तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। चलो ये तो स्पेशल हो गई। तो फिर ऑर्डिनरी क्या होती है? 50%। ऑर्डिनरी कॉमन अल्फाज में 50% बोली जाती है, लेकिन कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर मेंबर्स इस परसेंटेज को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं आर्टिकल्स के थ्रू। अदरवाइज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपली 50% से ज़्यादा को कहते हैं, और स्पेशल 75% या उससे ज़्यादा को कहते हैं। दोनों जुमलों में पता नहीं आपने फ़र्क नोट किया या नहीं किया। ऑर्डिनरी मोर देन 50% को कहते हैं, और स्पेशल मोर देन इक्वल टू 75%। तो 75 या उससे ऊपर स्पेशल है, और 50 नहीं, 50 से ऊपर 50.001 भी हो चलेगा, पूरा 50 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। तो मोर देन 50% रेजोल्यूशन और मोर देन 75%। तो अगर आपको नाम चेंज करना है तो ये इतनी बड़ी चेंज है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, कि आप लोगों को बुलाएंगे, नोटिस में बताएंगे, जब लोग इकट्ठे होंगे तो जब 3/4 अक्सरियत एग्री करेगी तो आप उस तरफ जाएंगे, वरना आप उस तरफ नहीं जाएंगे। डन। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है जो कि पिछले चैप्टर में डिफाइन थी, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से लॉजिक बनती है। नाम चेंज हो गया तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? आप नया नाम, पुराना नाम दोनों साथ साथ दिखाते रहेंगे। पुराने नाम को 90 दिन तक साथ साथ दिखाते रहेंगे, ताकि लोग जिनको पुराने नाम की आदत थी वो पुराने और नए नाम के साथ, दोनों के साथ मुताबिकत वो कर ले। लीगल राइट्स वगैरह कोई मुतासिर नहीं होंगे। पिछले नाम पे चलते हुए लीगल केसेस अब नए नाम पे ऑटोमेटिकली उसी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। कंपनी अपना जो नाम है जब चेंज करेगी तो भी रजिस्ट्रार एक नया सर्टिफिकेट देगा जिस पे लिखा होगा कि ये कंपनी जो ओरिजिनली इस नाम से थी अब वो इस नाम से शिफ्ट हो गई है। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे तो आपका पुराना नाम आ रहा था कि ये कंपनी इस नाम से मारज़ वजूद में आ गई, तो अब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिवाइज होगा और आपको एक रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा जिसमें ये बात लिखी हुई होगी। तो नाम चेंज होने के ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। यहाँ तक नेम की डिस्कशन ख़त्म हुई। मेमोरेंडम, शनाख्ती कार्ड बनाना है। शनाख्ती कार्ड कैसे बनाएं? उन्होंने गाइडेंस दी है। उन्होंने कहा मेमोरेंडम के अंदर आपने 1-2 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आपने अलग अलग पैराग्राफ में कुछ बातें बतानी होती हैं। क्या क्या बताना होता है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नेम बताना होता है मेमोरेंडम में।
वन लाइनर होता है, आपने बस एक नाम बता देना है। खास बात यह है कि आपकी जैसी कंपनी होगी आप वैसे एंडिंग वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर फर्स्ट करें आपकी कंपनी का नाम है आब्दी लेक्चर्स, तो आपका नाम होगा आब्दी लेक्चर्स लिमिटेड या आब्दी लेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, आब्दी लेक्चर्स गारंटी लिमिटेड, आब्दी लेक्चर्स एसएमसी। नाम के साथ ये एंड पे जो चीजें हैं ये आपको लगानी होंगी। लेकिन अगर आप कभी किसी वक्त आपका स्टेटस चेंज हो रहा है और ये चीजें नाम में से हट रही हो या ऐड हो रही हो तो ये चेंज ऑफ नेम नहीं माना जाता, ये चेंज ऑफ स्टेटस होता है। तो नाम और नाम के साथ आप कुछ क्लोजिंग वर्ड्स लिखेंगे। सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आप अपना सूबा बताते हैं, हम कौन से सूबे या हम पाकिस्तान के कौन से इलाके में रजिस्टर हो रहे हैं। अगर आप किसी सूबे में आते हैं तो आप अपने सूबे का बताएंगे, लेकिन अगर फर्ज के इस्लामाबाद है वो तो किसी सूबे में नहीं आता, वजीरिस्तान है, वाना, बहुत सारे और ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जो किसी सूबे में नहीं आते, तो वो कहते हैं या तो पाकिस्तान का वो हिस्सा जो सूबे में नहीं आता आप उस हिस्से का नाम बताएं या आप अपने सूबे का नाम बताएं। तो ये दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर आप सूबे में हैं तो आप सूबे का बताएंगे, किसी ऐसे इलाके में जो सूबे में नहीं आता तो फिर आप उस एरिया का स्पेसिफिकली बताएंगे। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस से, वो अलग चीज़ है। यहाँ आपने मेमोरेंडम में सिर्फ अपना सूबा बताना है, जी हम सिंध में रजिस्टर हैं, हम पंजाब में रजिस्टर हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं बताना। एड्रेस कब बताना है वो एक अलग सेक्शन है जो मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ। रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस की एक अलग रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं जब कंपनी रजिस्टर होगी तो इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपने पहली दफा रजिस्ट्रार को अपना ऑफिशियल एड्रेस बता देना है कि दिस इज द एड्रेस जहां हमसे खतो किताबत की जा सकती है। उसके बाद कभी भी अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ तो आपने 15 डेज ऑफ चेंज के अंदर अंदर रिवाइज एड्रेस भी रजिस्ट्रार को बताना है। तो हर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए आपको रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक इलाका चाहिए कि हम इस जोन में रजिस्टर हुए हैं। रजिस्टर होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर यू मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, और उन्हीं 30 दिनों में आपने उसका एड्रेस रजिस्ट्रार को बताना भी है। तो चेंज के 15 दिन और पहली दफा के 30 दिन में एड्रेस बताना है। ये एड्रेस है, लेकिन पीछे जो हम पढ़ रहे थे वो थी क्लॉज कि मेमोरेंडम में क्या क्या क्लॉज होगी। सबसे पहले नेम की क्लॉज आ गई, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, आप अपना मेन बिजनेस बताएंगे। एक कंपनी कई तरह के बिजनेस कर सकती है लेकिन वो अपना मेन पर्पस बताएगी। अब मेन बिजनेस को कैसे जज करेंगे, ये एसेट्स और रेवेन्यू की बेस पे जज करेंगे। अगर आपका एक बिजनेस है जिसमें आपके एसेट्स का एक बड़ा पोर्शन या रेवेन्यू का एक बड़ा पोर्शन, और अगर रेवेन्यू और एसेट्स दोनों इन्वॉल्व हैं तो जो इनमें से बड़ा है उसको देखेंगे। एक कंपनी है उसके चार तरह के बिजनेस हैं और चारों तरह के बिजनेस में 3 बिजनेस में 20% एसेट है और एक में 40% है, तो मैं कहूँगा वो 40% वाला ज़्यादा बड़ा है बाकियों से। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू फर्ज करें 1 बिलियन का आ रहा है और 700 मिलियन सिर्फ एक वेंचर में है, तो मैं कहूँगा रेवेन्यू। अब हो सकता है 40% एसेट किसी और के बड़े हों और रेवेन्यू किसी और में ज़्यादा है, तो रेवेन्यू वर्सेज एसेट जो बड़ी अमाउंट होगी उसके हिसाब से देखेंगे कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। तो एक कंपनी के अगर बहुत सारे बिजनेसेस हैं तो हम देखेंगे उसका मेन कमाई का सोर्स या कौन सी जगह उसके एसेट्स ज़्यादा डिप्लॉय हुए हैं वो उसका मेन सोर्स होगा, वो अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताएंगे। यहां तक बात क्लियर है? ऑनेस्ट बात यह है कि लॉ ने ऐसा नहीं कहा, किताब ने ऐसा कहा है। तो मैं यहाँ अपनी ईमानदारी का मुजाहरा भी करूँगा, ये हमारी किताब की अपनी वर्किंग है कि मेन बिजनेस किसे कहते हैं, और उसके ऊपर जालमों ने एग्जाम्पल भी दे दी। चलें कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए आपको समझा दिया कि अगर खुदा ना खास्ता एग्जाम्पल आ जाए तो बात भले गलत हो लेकिन आप कम अज़ कम किताब के मुताबिक सही हो। देन हमने कहा कंपनी कोई भी लॉफुल काम कर सकती है, जो करना चाहे कर सकती है, लेकिन काम कानूनी होना चाहिए, गैर इस्लामी नहीं होना चाहिए, या मतलब ख़ासतौर पे ऐसा ना हो जो कि अगेंस्ट अटैक कर रहा हो। और वही बात है पाकिस्तान की बका सालमियत और वो वाली सारी बातें उस तरह से, तो जिसको कानून ने मना कर दिया वो उस तरह से नहीं होना चाहिए। गैर इस्लामी भी वो वाला जिसको गवर्नमेंट ने मना किया हुआ हो। गैर इस्लामी कुछ बिजनेसेस को लाइसेंस भी मिले हुए होते हैं कि जी ये गैर मतलब उनके लिए, फॉरेनर्स के लिए, जैसे अक्सर जगह पे शराब बेचना अलाउड होता है नॉन रेजिडेंट्स वगैरह को, तो इसलिए मतलब यहाँ पे गैर शरई का मतलब है वो जो इसको गवर्नमेंट ने भी कह दिया हो कि ये नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमें समझ आया। और उससे रिलेटेड नीचे एक हल्के से फॉन्ट से एक मैंने बात लिखी है, मुझे नहीं समझ आता हमारी किताब में ये जुमला क्यों लिखा हुआ है। Existing company, those registered before Companies Act was effective, may continue with their existing memorandum and their object clause can be treated as the principal line of business. ये क्लॉजेस 6 महीने के लिए वैलिड होती हैं। जब एक नया लॉ आता है ना तो जो पुरानी कंपनी है वो नए लॉ पे कैसे शिफ्ट होंगी उनको बताया जाता है, तो ये 6 महीने के लिए क्लॉज थी, अब इसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है।
पुराने ज़माने में ऑब्जेक्ट क्लॉज होती थी, अब नाम है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। पुराने ज़माने में ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप 15, 20, 25, 30 जितने बिजनेस देना चाहते थे दे सकते थे। तो जैसे ही नया कंपनीज एक्ट आया तो पुरानी कंपनियां नए पे शिफ्ट हो गई और ऑटोमेटिकली उनकी ऑब्जेक्ट क्लॉज बन गई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, और जो नंबर 1 पे उनका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली उनका प्रिंसिपल लाइन बन गया। तो वो बताना चाह रहे हैं 2017 मई में जब ये लॉ आया है तो उस वक्त क्या करना है, हमसे बिल्कुल इसका ताल्लुक नहीं है, तो ये जुमला आप सिरे से इग्नोर कर सकते हैं। मेमोरेंडम की क्लॉजेस, जब मेमोरेंडम में आपने अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताया तो अचानक से किताब को एक जगह पहुंच के याद आया कि बोरोइंग पावर्स मेमोरेंडम का पार्ट होंगी खुद ब खुद। वर्ड इंप्लाइड समझ आता है? इंप्लाइड का मतलब होता है ऐसा समझा जाएगा। अगर एक कंपनी लोन लेने पहुंच जाए हबीब बैंक के पास और वो कहें आप कहां से लोन ले सकते हैं, आपके तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में लिखा ही नहीं कि आप लोन ले सकते हैं, तो कहेंगे नहीं तुम कंपनीज एक्ट के सेक्शंस पढ़ो, वो ये कहते हैं कि चाहे लिखा है या नहीं लिखा हुआ ये हमेशा इंप्लाइड पावर होगी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इज डीम्ड टू इंक्लूड इंप्लाइड पावर टू एंटर इनटू एन अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन वगैरह। तो किसी भी बैंक, स्केजुअल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का आपको आईनी बुनियादी पैदाइशी हक है। तो हर कंपनी के पास ये राइट है कि वो कभी भी लोन लेना चाहे तो वो लोन ले सकती है, चाहे उसके मेमोरेंडम में लिखा है या नहीं, चाहे उसके आर्टिकल्स में लिखा है या नहीं। फिर एक अंडरटेकिंग क्लॉज होगी, बड़ी मजे की क्लॉज है, इसमें वो होगा जो वो बता देंगे। अब क्या होगा और कब बताएंगे पता नहीं, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे इसमें वो होगा जो वो बता देंगे। तो आपने एक अंडरटेकिंग देनी है, वो अंडरटेकिंग वही होनी चाहिए जो एसईसीपी ने आपको कहा कि आपने अंडरटेकिंग देनी है। तो ठीक है, जब एसईसीपी आपको बताएगा आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी एसईसीपी ने आपको कुछ नहीं बताया। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में आप अपनी लायबिलिटी बताएंगे। अगर लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर, तो आप कहेंगे हमारी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है। अगर अनलिमिटेड है तो आप कहेंगे हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो आप कहेंगे हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है और साथ एक पैरा ऐड कर देंगे आप, यानी आप लिखेंगे लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड और एक एक्स्ट्रा पैरा ऐड कर देंगे जिसमें आप बताएंगे कि मेरी लायबिलिटी गारंटी वाली किस तरह से है। पहले एक बड़ा मजाकिया जुमला लिखा होता था किताब में, वो क्या था, वो एक पैरा ऐड कर देंगे और वो पैरा सीए फाइनल के सिलेबस में इसलिए आपको नहीं बताया जा सकता। तो अब उन्होंने वो वाला जुमला गायब कर दिया जिससे जरा मजाकिया सी फीलिंग आ रही थी। तो अब ये है कि आपने लायबिलिटीज लिमिटेड और एक पैरा ऐड कर देंगे। क्या होगा पैरा, कैसा होगा, जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। ठीक, शेयर कैपिटल क्लॉज, पता नहीं आपके जहन में है या नहीं, लेकिन ऑथराइज शेयर कैपिटल एक डिफरेंट चीज होती है और पेड अप डिफरेंट होती है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल आपने अपने मेमोरेंडम में बनाना है। मेमोरेंडम में बताना है कि हमारी कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल रख सकती है, आज का नहीं, आपने फ्यूचर का अपना इरादा बता देना है। तो ये बाद में बढ़ा भी सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो आप बताएंगे 3 बातें, हमारी इतना शेयर कैपिटल है, इतने शेयर्स हैं और पर शेयर ये वैल्यू है। तो नॉर्मली आप एक इस तरह का जुमला इंग्लिश में लिख देते हैं कि द एग्जिस्टिंग कैपिटल, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज 100 मिलियन रुपीज divided into 10 million shares of rupees 10 each. The share capital of company is इतने 100 मिलियन टोटल बता दिया, डिवाइडेड इनटू इतने शेयर्स बता दिए, पर शेयर वैल्यू बता दी। तो ऊपर ये 3 चीजें हैं, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू। तो आप नॉर्मली एक सेंटेंस में इन तीनों चीजों को एक जुमले में पिरो देते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में ये क्लॉज तभी आएगी अगर कंपनी का शेयर कैपिटल हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर ये क्लॉज देने की जरूरत ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, अब सारी चीजें पूरी हो गई, एंड पे सब्सक्राइबर्स वगैरह अपने नाम पते देंगे, अपनी डिटेल देंगे, अपने नेम एड्रेसेस, और हर सब्सक्राइबर अपने नाम के आगे शेयर लिखेगा। हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी में हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। सब्सक्राइबर कौन है, हमने तो प्रोमोटर सुना था, बानी। प्रोमोटर में से वो लोग जो कि अब साइन करने लगे हैं ना, भाई 10 लोगों को शौक चढ़ा कंपनी बनाने का, सारे तो नहीं बना सके कंपनी, हो सकता है 10 को शौक चढ़ा, जब बैठे उन्होंने सोचा कंपनी के लिए क्या चाहिए, पता लगा पैसे, 4 तो वहीं से साइड पे हो गए, उन्होंने कहा यार मतलब ये तो मजाक है, मुझे तो नहीं पता था, मैं तो सोच रहा था स्किल्स के साथ आ जाऊं। तो अब 6 रह गए, उन 6 ने कंपनी रजिस्टर कराई, तो जिन्होंने साइन किया वो बने सब्सक्राइबर, बानी को सब्सक्राइबर कहते हैं। मैं नॉर्मली इसमें बताता हूँ कि अल्लामा इकबाल और कायद आजम दोनों प्रोमोटर थे पाकिस्तान के, दोनों ने ख्वाब देखा था, दोनों ने कोशिश की थी, बट बानी कौन कहलाया, कायद आजम। तो प्रोमोटर अगर बीच में डिसकंटिन्यू हो गया तो सब्सक्राइबर नहीं बनता। सब्सक्राइबर इज द पर्सन जो आज के दिन साइन करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पकड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइबर है। तो नीचे सब्सक्राइबर्स के नाम पते आएंगे,
सब्सक्राइबर्स की डिटेल देंगे। लॉ ये कहता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल प्रिंट होना चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइड हुआ हो, डेट डली हुई हो, सारे सब्सक्राइबर्स ने साइन करके ये वाले अपने कवाइफ दिए हों, और किसी भी किस्म का अगर कोई मामला हो या कोई भी कंपनी से अगर मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी लेना चाहे तो उसको 14 दिनों के अंदर अंदर कंपनी कॉपी प्रोवाइड करेगी। वो उसकी फीस वगैरह रखना चाहें तो वो फीस रख सकते हैं। मेमोरेंडम दिखता कैसा है? सामने बड़ा वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि मेमोरेंडम इस तरह से दिखता है कि ऊपर आपने नेम क्लॉज दिखा दी, कंपनी का नाम ABC टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस सिंध प्रोविंस में है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें आप वो नीचे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वो कोई दो नंबरी बेमानी और इस तरह का गलत काम नहीं करेंगे। याद है वो अंडरटेकिंग जो हमें नहीं पता, वो ये लिखी हुई है। नीचे उन्होंने कहा कि लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है, और नीचे आपको नजर नहीं आ रहा द ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनीज इतने मिलियन डिवाइडेड इनटू इतने शेयर्स। नेक्स्ट पेज पे सब्सक्राइबर्स का वो अंडरटेकिंग कि हम चंद लोग हैं जो कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, ये हमारे नाम पते और पर्टिकुलर्स हैं, और यहाँ नीचे विटनेस वगैरह के साइन आ जाते हैं, वो अपने कवाइफ वगैरह भी देता है। ये फॉर्मेट है, ये हमारा टेबल बी है। ये जो कंपनीज एक्ट स्कैन पे स्केजुअल्स हैं, जो फर्स्ट स्केजुअल है ना उसमें टेबल ABCD अलग अलग है, कुछ कंपनियों का मेमोरेंडम के फॉर्मेट है, कुछ के आर्टिकल्स के फॉर्मेट है, तो टेबल बी का ये फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है। जब सब्सक्राइबर की बात हो रही है तो आए मेंबर की डेफिनेशन भी लगे हाथों पढ़ ही लें। मेंबर किसे कहते हैं? डायग्राम से समझना आसान है, ऊपर की अंग्रेजी से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेंबर कहते हैं सब्सक्राइबर को, ओके मान लिया, जितने भी इनिशियल बानियान हैं वो सब के सब हैं मेंबर। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर और मेंबर में, अब मेंबर भारी वर्ड है। अब नीचे आते हैं, अगर तो हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी है तो जो शेयर होल्डर होगा जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ होगा वो मेंबर कहलाएगा, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो जिसने वादा किया होगा कि वो मेंबर बनना चाहता है और जिसका नाम रजिस्टर में आएगा वो मेंबर बनेगा। अब नीचे से कॉमन लें, नेम रजिस्टर दोनों में, तो मैं कह सकता हूं कि हर वो सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइबर है वो मेंबर है, हर वो शख्स जिसका नाम लिखा हुआ है रजिस्टर में वो मेंबर है, अगर हैविंग शेयर कैपिटल में वो शेयर होल्डर हो और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में उसने एग्री किया हो कि वो मेंबर बनना चाहता है। बड़ी ट्रिकी सी डेफिनेशन है लेकिन बात बड़ी आसान सी है। सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर है। फिर अब बात करते हैं हैविंग शेयर कैपिटल में, जिसके पास शेयर्स हो और जिसका नाम लिखा हुआ वो मेंबर है, और नॉट हैविंग में जिसने वादा किया हो कि मेंबर बनना चाहता है, शेयर्स तो है ही नहीं उसमें, और जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हो वो मेंबर है। अब अंग्रेजी पढ़ते हैं। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड बिकम मेंबर ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन। सब्सक्राइबर के बारे में मानना जाता है कि वो जब आए हैं तो वो मेंबर कहलाएंगे। एंड एवरी अदर पर्सन, और कोई और शख्स, अब नीचे वाले अशखास का जिक्र हो रहा है, टू whom is allotted or who become the holder of any class or kind of shares, वो जिसको शेयर्स मिल गए, और in relation to company not having share capital any person who has agreed to become a member of company, दोनों कवर हो गए। और इसके साथ लिखे एंड whose names are entered in, दोनों के साथ अटैच किया है, इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर ऑफ कंपनी। तो डेफिनेशन थोड़ी उखड़ी हुई सी है लेकिन आई होप कि मैं कुछ समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर है, वो शख्स जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है वो मेंबर है, लेकिन एक एक शर्त इजाफी है, हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर्स होने चाहिए आपके पास, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में आपने वादा किया हो कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। तो ये मेंबर की डेफिनेशन है। अब जालिम किताब ने चैप्टर 11 में डाली हुई है डेफिनेशन। जब ना सब्सक्राइबर का पता, ना शेयर होल्डर की समझ, ना मेमोरेंडम की समझ, तो अब कम अज़ कम ये डेफिनेशन थोड़ी सी सेंस करती है, हमें बात समझ आती है। हमें नेम का स्टेप समझ आ गया है, हमें मेमोरेंडम बनाना समझ आ गया है, मेमोरेंडम आर्टिकल जमा होने के बाद क्या होता है वो बात भी समझ आ गई है। अब रह गई आखिरी चीज़, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे बात करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनी को डील कर रहे हैं। हमने कहा मेमोरेंडम में आपने एक दो सफ़े का खाका सा देना है कि कंपनी क्या है, इसलिए मैं से कहता हूँ कि ये कंपनी का आईडी कार्ड है, एक तरह से शनाख्ती कार्ड है। आर्टिकल्स में आपने बहुत ही डिटेल से तमाम रूल्स रेगुलेशंस बताने हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी इलेक्शन कैसे कराएगी, कंपनी में वोटिंग किस तरह से होगी। तो कंपनी का यूँ समझें कि इंटरनल जो बाय लॉज हैं वो आर्टिकल्स हैं। जब हम लॉ की बात करते हैं तो कंपनियों पे एक लॉ अप्लाई करता है कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम बताता है कि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, और आर्टिकल्स बताते हैं कि आपने काम किस तरह से करना है और क्या मामलात हैं। अब वो कंपनियां जो लिमिटेड बाय शेयर है उनको लॉ ने एक बड़ी मज़ेदार सी ऑप्शन दी है।
बाकी कंपनियों के लिए तो कहा है कि आप अपने आर्टिकल्स खुद बनाएंगे, किसी एक्सपर्ट को बुलाएं, अपने आर्टिकल्स बनाएं और आर्टिकल्स को बना के रजिस्टर करवाएं। लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसको एक ऑप्शन दे दी उन्होंने कहा कि या तो आपकी मर्जी अपने आर्टिकल्स खुद बनाना चाहें तो खुद बना लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि एक बना बनाया फॉर्मेट दे दिया कि भाई अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा आर्टिकल्स कैसे बनाने हैं तो टेबल ए मौजूद है, आप टेबल ए को यूज कर लें। भाई मेमोरेंडम मैंने आपको बताया कि नाम लिखना है, रजिस्टर ऑफिस लिखना है, बेसिक बातें बताई, आपने कहा सर हम इतने सियाने हो गए, हम मेमोरेंडम खुद बना सकते हैं, बट आर्टिकल्स बनाने के लिए बहुत सियाना होना पड़ेगा। आर्टिकल्स में आपको 25, 30, 35, 40, 50, 60 सफ़े की डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने होंगे और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट भी नहीं जाने चाहिए। तो बजाय इसके कि आप खुद से तजर्बा करें, देयर इज एन ऑप्शन कि आप टेबल ए बना बनाया उठा लें। कंपनीज एक्ट फर्स्ट स्केड्यूल जिसमें टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल का मतलब एक्चुअल टेबल नहीं है, टेबल का मतलब है फॉर्मेट्स दिए हैं, तो उन्होंने टेबल ए में लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का आर्टिकल्स का एक फॉर्मेट दिया है जिसमें एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है। तो अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर चाहे तो वो टेबल ए को अडॉप्ट कर ले और चाहे तो अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करा ले, उसके पास ये दोनों ऑप्शंस आ चुकी हैं। बाकी कंपनियों के लिए आर्टिकल्स रजिस्टर कराना मस्ट है, बट इसके लिए या तो आर्टिकल्स रजिस्टर कराओ बना के, या दूसरा ऑप्शन क्या है, बना बनाया टेबल ए का जो फॉर्मेट है उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लो। फिर मजीद उन्होंने कहा कि गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी में अगर शेयर कैपिटल हुआ तो आप ये बात लिखेंगे अपने आर्टिकल्स में स्टार्ट में, और नहीं हुआ तो आप अपने नंबर ऑफ मेंबर्स का बताएंगे। तो टेक्निकली आर्टिकल्स में क्या कंटेंट होते हैं ये नहीं बताए, उन्होंने कहा आपकी मर्जी है कि आप टेबल ए को अडॉप्ट कर लें, आपकी मर्जी आप अपने आर्टिकल्स बना के उसको रजिस्टर करवा लें सेपरेटली। तो अगर अपने आर्टिकल्स बना के सेपरेटली रजिस्टर कराए तो फिर आपको टेबल ए की ज़रूरत नहीं है, अगर टेबल ए की तरफ चले गए तो रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आईकेप की किताब ने एक खूबसूरत कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की, 3 लाइनें दे दी। उन्होंने कहा अगर आपने आर्टिकल्स खुद बनाए तो वो उतने एप्लीकेबल हैं जितने टेबल ए में नहीं है, अगर आपने खुद बना लिया और टेबल ए में मौजूद हुआ तो टेबल ए को फॉलो करेंगे, और वो इतनी कंफ्यूजिंग वर्डिंग लिख दी है, 3 लाइनें लिखी हैं बहुत कंफ्यूजिंग। उन 3 लाइनों के बगैर भी आपकी ज़िंदगी काफ़ी है। मैं उन 3 लाइनों का आसान मतलब आपको समझा देता हूँ। वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने अपने आर्टिकल्स खुद से रजिस्टर कराए तो अगर उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डाली जो टेबल ए में होती है तो टेबल ए की वो इंफॉर्मेशन फॉलो होगी, और अगर आपने कुछ ऐसा डाल दिया जो टेबल ए में है और आपने भी ऐड कर दिया है तो आपने अगर डिफरेंट लिखा है तो आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आसान अल्फाज में अगर हमने आर्टिकल्स नहीं बनाए तो पूरा टेबल ए फॉलो होगा, अगर हमने बनाया तो जितना हमने मिस कर दिया उतना टेबल ए फॉलो होगा, और अगर हमने सारा बनाया तो फिर सारा हमारा वाला आर्टिकल फॉलो होगा। इस चीज़ को किताब ने बहुत कंफ्यूज तरीके से लिखा है। आपने देखे होंगे वो 2-3 बुलेट्स जिसमें उन्होंने कहा है कि टेबल ए की एप्लीकेबिलिटी इस तरह से इस तरह से इस तरह से, पता नहीं, मतलब सारों के चेहरे पे ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कहाँ लिखा है, कौन सी जगह, कब, ऐसा कब हुआ। किताब में बड़े अजियत दे के उन्होंने बात लिखी है, लेकिन इसको इस तरह से समझना है। टेबल ए क्या है, टेबल ए की लिस्ट हमारे सिलेबस में है, डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप में से कोई पूछे सर ये वाइंडिंग अप में अंदर क्या होता है, अगर आपसे आप कोई पूछे सर इंडेमनिटी किसे कहते हैं, फलाना क्या फलाना, तो मैं कहूँगा किबला सिर्फ लिस्ट याद करनी है, टेंशन नहीं लेनी। ये वो चीज़ें हैं जो आगे जगह जगह हमारे लॉ में लिखी हुई हैं, इनमें से कुछ अभी हमने पढ़ी हैं, कुछ हमने नहीं पढ़ी, तो इसमें सिर्फ लिस्ट याद करनी है, आपने ज़्यादा नहीं सोचना। तो ये लिस्ट सिर्फ क्रैम करने के लिए है। देन मेमोरेंडम की एक बात करते हैं जरा। मेमोरेंडम में क्लॉजेस कौन सी थी, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, और कोई तो क्लॉज थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल, अंडरटेकिंग क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्राइबर्स की क्लॉज। अब सब्सक्राइबर्स जो बानी है, बानी थोड़ी बदलते हैं, तो ये क्लॉज तो चेंज नहीं होने वाली। लाइबिलिटी की क्लॉज नहीं चेंज होती, पूरी कंपनी चेंज हो जाती है। अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है 10 करोड़ शेयर कैपिटल के साथ, अगर वो 5 करोड़ पे भी आ जाए तो लाइबिलिटी क्लॉज में तो एक ही जुमला लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज लिमिटेड। तो लाइबिलिटी क्लॉज तब चेंज होगी जब आपकी कैटेगरी ही चेंज हो रही है, तो टेक्निकली ये क्लॉज भी चेंज नहीं होनी। अंडरटेकिंग में तो वो लिखना था जो उन्होंने बताया, हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसे, ये भी नहीं चेंज होनी। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज होना है, चैप्टर 14 ने इसका प्रोसेस बताया है, वो वहां जाके पढ़ेंगे। नेम क्लॉज चेंज हो सकती है, पढ़ लिया हमने, तो रह क्या, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज आसान है, रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज मुश्किल है।
मैं से कहता हूँ एक छोटा प्रोसेस और एक बड़ा प्रोसेस है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का वही प्रोसेस है जो नाम की चेंज का है। क्या था वो प्रोसेस? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और रजिस्ट्रार को जमा करा दो। जबकि रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज में एसईसीपी भी बीच में आ जाता है। तो सबसे पहले तो लॉ ने बताया कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस या ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज क्यों क्यों चेंज कर सकते हैं। अगर हमने अपनी प्लेस चेंज करनी हो, सूबे से दूसरे सूबे में जाना हो, या किसी ऐसे हिस्से में जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, यानी कि कोई सूबा या पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा जो सूबे में नहीं है, या इस्लामाबाद, इन तीन में जब भी आप मूवमेंट करेंगे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर चेंज हो रही हो या आप कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्ट कर रहे हो जिसके लिए कोई और लाइसेंस लेना पड़ता हो, तो फिर आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होगी। तो अगर आपका सादा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज का प्रोसेस है तो ये वही स्पेशल रेजोल्यूशन और रजिस्ट्रार को जमा करा दें। लेकिन अगर आपकी ये वाली रीजन है या ये वाली रीजन है, फिर हम फॉलो करेंगे बड़े वाला प्रोसेस। दोबारा सुन लें, 3 रीजन हैं जिनकी वजह से आप ये 2 क्लॉजेज, उन्होंने दोनों के अलग अलग रीजन नहीं बताए, कंबाइंड बता दिए। उन्होंने कहा रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज 3 में से किसी एक वजह से चेंज होगी। नंबर 1 जोन चेंज हो जाए, नंबर 2 प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए, नंबर 3 आप कोई ऐसा काम शुरू कर दें जिसके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए। 1 और 3 में बड़ा प्रोसेस चलेगा, 2 में छोटा प्रोसेस चलेगा। यानी कि सिर्फ ये है ना चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन और रजिस्ट्रार को जमा करा दें, काफ़ी है। लेकिन आखिरी वाला और पहला वाला, इसमें चलेगा बड़ा प्रोसेस। याद रहेगा? अब ये बड़ा प्रोसेस क्या है? यानी कि जब भी रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज होगा आप हमेशा बड़े प्रोसेस की तरफ जाएंगे, और जब लाइन ऑफ बिजनेस इसलिए चेंज होगा कि कोई लाइसेंस वाली एक्टिविटी आ गई है तो भी आप बड़े प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अब ये बड़ा प्रोसेस क्या होता है? बड़ा प्रोसेस इस तरह से है, छोटा प्रोसेस ऊपर बता दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन और रजिस्ट्रार को जमा करा दें। बड़ा प्रोसेस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, एसईसीपी को अप्लाई करें, और रजिस्ट्रार को एसईसीपी जब आपको इजाज़त दे दे तो उसके बाद आप रजिस्ट्रार को अप्लाई कर दें। यानी कि होता ये है कि आप पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, अपनी कंपनी से इजाज़त ले ली, फिर एसईसीपी से पूछते हैं आप इजाज़त देते हो। जब एसईसीपी भी इजाज़त दे देता है तो एसईसीपी की इजाज़त उठा के नए रजिस्ट्रार को कहते हैं अब हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमें अपने पास नोट कर लो। इसी तरह से एसईसीपी जब आपको इजाज़त देता है, एसईसीपी जब आपको इजाज़त देता है, ये नेटवर्क से सब नेटवर्क फारिग हो जाता है, आवाज़ भी चल पड़ा, लेकिन उसकी याददाश्त खो गई। बड़े वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी लोगों को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही लेकिन मेरी आवाज़ समझ आ रही है, तो एटलीस्ट मेरी आवाज़ सुन के आप पहचान सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी ठीक है जी, मेरा व्यू जा रहा है, उन्होंने बताया, तो ठीक है जी। अगर मैं आपको पहुंच पा रहा हूं तो पॉइंट ये है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का जो चेंज का प्रोसेस है वो और लाइसेंस वाली एक्टिविटीज़ का प्रोसेस सेम है। स्टेप 1 स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टेप 2 एसईसीपी से इजाज़त लें। अच्छा, एसईसीपी बड़ा चालाक है, जब इजाज़त देता है तो 2 कॉपियाँ निकालता है, एक आपको देता है और एक रजिस्ट्रार को देता है। फिर आपने भी इस इजाज़त की कॉपी रजिस्ट्रार को देनी होती है। तो अवाम में एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जब एसईसीपी ने रजिस्ट्रार को कॉपी दे दी तो हम क्यों दे रहे हैं। इसका क्या जवाब है? एसईसीपी इजाज़त देते हुए क्या करता है? 2 कॉपियाँ निकालता है, एक हमें भेजता है और एक रजिस्ट्रार को। और हमें जो वो कॉपी भेजता है हम किसको जमा कराते हैं? तो रजिस्ट्रार दोनों को मैच करता होगा। ये 2 अलग अलग रजिस्ट्रार है। एसईसीपी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार को बता रहा है कि इस बंदे का सामान उठाओ दूसरे रजिस्ट्रार के पास भेजो, और हमें जो अप्रूवल मिली है हम नए रजिस्ट्रार को बता रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आए हैं, आओ हमें क्या कर लो, स्वीकार कर लो। ठीक, और पुराना रजिस्ट्रार नए रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है प्रॉपर। एसईसीपी ने पुराने रजिस्ट्रार को कहा, पुराने रजिस्ट्रार ने डाटा नए रजिस्ट्रार को भेज दिया, एसईसीपी ने हमें बताया, हम नए रजिस्ट्रार को वो कॉपी फॉरवर्ड कर दी। तो अब नए रजिस्ट्रार को कॉपी पहुंची हमसे, डॉक्यूमेंट्स पहुंचे पुराने रजिस्ट्रार से, उसने नई जगह पे हमको रजिस्टर कर लिया हमारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2 अलग अलग रजिस्ट्रार का जिक्र है और रजिस्ट्रार को हम दोबारा क्यों भेज रहे हैं। तो एक जगह पुराना रजिस्ट्रार और एक जगह नया रजिस्ट्रार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुराने रजिस्ट्रार और नए रजिस्ट्रार का एक ही नाम है, रजिस्ट्रार। याद है ना, मतलब एनी रजिस्ट्रार एनी पर्सन जो, तो इसलिए उन्होंने मतलब रजिस्ट्रार बोल के अपना फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन मैं आपको समझाना ही चाह रहा था कि ये इस तरह से हो रहा होता है। बाकी अगर फिर भी कोई सवाल है तो वो आपके पास कमेंट्स में तो ऑप्शन है ही।
SECP अप्रूवल देते हुए जाहिर है किसी भी किस्म की कोई शर्त रखना चाहे रख सकता है। SECP अप्रूवल देते वक्त मेंबर की परमिशन लेना चाहे, क्रेडिटर से मिलना चाहे, किसी भी किस्म का वो देखना चाहे कि इस अप्रूवल से किसी का कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा, तो SECP इस सारी जगह पे हक बजाने पे डन। आर्टिकल्स में कैसे अल्ट्रेशन करें? आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन के लिए आपको करना है छोटा प्रोसेस फॉलो। छोटा प्रोसेस क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को जमा कराते हैं, और जब रजिस्ट्रार को स्पेशल रेजोल्यूशन जमा कराने हैं तो वो अमेंड हुए आर्टिकल्स भी जमा कराने होते हैं। तो आर्टिकल्स की चेंज छोटे प्रोसेस से होगी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की चेंज छोटे प्रोसेस से होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज बड़े प्रोसेस से होगी, और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की नए लाइसेंस की वजह से चेंज बड़े प्रोसेस से होगी। याद रहेगा, 2 बड़े प्रोसेस से और 2 छोटे प्रोसेस से। अब ये तो हो गया, आपने आर्टिकल जमा करा दिए और अमेंडेड आर्टिकल बिल्कुल ओरिजिनल आर्टिकल्स की तरह वैलिड माने गए। लेकिन अगर आपने किसी खास तबका हाई फिकर के राइट्स चेंज कर दिए, आपको पता है आर्टिकल्स में सारे मेंबर्स के राइट्स भी दिए हुए होते हैं, इस क्लास की राइट है, इस क्लास की राइट। अब हुआ ये, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहीं ना कहीं लिखी होगी या शायद अगली स्क्रीन पे लिखी होगी, नहीं लिखी, इग्नोर करते हैं। एक कंपनी है, उसमें 100% मेंबर्स में से फर्ज करें 93% मेंबर्स हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, 93% हैं ऑर्डिनरी और 7% हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, ऑर्डिनरी वालों को बहुत बुरा लगता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि उनको डिविडेंड जाना है? आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन से। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितनी पावर चाहिए? 75%। इनके पास कितनी है? तो ये तो आग लगा देंगे, ये तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कहेंगे इनको तो उड़ा दो, तो लौने का ना, हम ऐसे माइनॉरिटीज को नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं जब भी कोई अल्ट्रेशन किसी भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स के राइट्स को अफेक्ट कर रही हो, तो वो अल्ट्रेशन तब तक नहीं होगी जब तक उस ग्रुप के भी 3/4 लोग उसको एग्री ना कर दें। अंग्रेजी पढ़ते हैं, if alteration affects the substantive right or liabilities of member or a class of member, अगर कोई अल्ट्रेशन एक बड़े पोर्शन पे राइट्स को मुतासिर कर रही हो किसी ग्रुप के, it shall be carried out only, सिर्फ तभी हो सकती है if a majority of at least 3/4 of those affected vote for that। वो तब तक नहीं पास होगी जब तक कि उसकी 3/4 मेजोरिटी भी उसे ओके नहीं कर देती। तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करनी है, रजिस्ट्रार को जमा कराना है, और अगर किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासिर किए हैं तो उस ग्रुप की भी 3/4 से उसकी अप्रूवल ले लेनी है। ये वाली बात चैप्टर 14 में फिर से रिपीट होती है। तो खैर चैप्टर 14 की चैप्टर 14 जाने हैं।